इस गर्मी ने तो नाक में दम कर दिया। ऐसा लगता है कि सूर्य देवता साक्षात धरती पर आ गए हैं। माँ जी, हम तो पहाड़ों पर ये सोच कर आए थे कि पहाड़ों पर रहेंगे तो गर्मी से बचेंगे, लेकिन यहाँ तो गांव से ज्यादा गर्मी है। अरे होगी भी क्यों नहीं, गांव में तो सभी लोगों के घर थे, इसीलिए घरों के आसपास थोड़ी बहुत छांव रहती थी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल सीधी धूप पड़ती है। पहाड़ों की चोटी पर आए थे सोचकर कि ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, लेकिन यहाँ तो गर्म लू के अलावा कुछ भी नहीं है। अरे उन्हें पांचों की कोई खबर आई? कब तक आएंगे वो लोग शहर से? कहीं शहर जाकर तो नहीं बस गए? 2 महीने हो गए उन्हें शहर गए हुए। माँ जी, उस दिन मैं कमला काकी के घर गई थी ना, तो वहां पर पोस्टमैन चिट्ठी छोड़ गया था। कह रहे थे कि आने में भी 1 दिन और लगेगा। इन लोगों के शहर से आते ही सबसे पहले तो हम ये जगह छोड़ेंगे और वापस गांव में ही चले जाएंगे। वहां पर भी गर्मी थी, लेकिन कम से कम शरीर जल तो नहीं रहा था यहाँ की तरह। कलावती अपनी पांचों बहू के साथ पहाड़ों पर रहती थी। शुरुआत में तो उन सभी को वहां काफी ठंडा ठंडा लगता था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे पहाड़ों पर भी गर्मी काफी ज्यादा बढ़ने लग गई थी, जिसके चलते इस पूरे परिवार का पहाड़ पर रहना काफी मुश्किल हो रहा था। गर्मी ने तो पूरा गला ही सुखा दिया है। मटके में भी पानी नहीं है। जाकर बहू से कहती हूँ कि पानी भर कर ले आएगी। कलावती एक खाली मटका लेकर बाहर आती है तो देखती है कि उसकी 3 बहुएं कपड़े धोने में लगी हैं और 2 आंगन में खाना बना रही हैं। बेचारी मेरी 5 बहुएं गर्मी से परेशान होकर भी कैसे काम में लगी हुई हैं। अब क्या ही इन्हें और परेशान करूं। एक काम करती हूँ, मैं ही जाकर पानी ले आती हूँ। कलावती मटका लिए पहाड़ियों से नीचे उतर रही होती है कि तभी अचानक कलावती का पैर फिसलता है और वो गिर जाती है। कलावती के चिल्लाने की आवाज को सुनकर 5 बहुएं भाग भाग कर जाती हैं। हे भगवान, माँ जी आप ठीक तो हैं? अरे सवाल बाद में कर लेना, पहले माँ जी को ऊपर लेकर चलते हैं। सभी बहुएं अपनी सास को पकड़कर घर लेकर आती हैं और उसकी चोट पर घर में ही नीम हल्दी का मरहम लगाकर लगा देती हैं। माँ जी आप आखिरकार गिरी कैसे? अरे क्या बताऊं बहू, आजकल तो किस्मत ही खराब चल रही है। प्यास लगी थी, अब मटके में पानी था नहीं, तो तुम लोग भी काम में लगे हुए थे, तो सोचा मैं ही पानी भर कर ले आती हूँ। मगर जैसे ही मटका लेकर नीचे उतरी तो अचानक पैर फिसल गया। यहाँ के पत्थर अब काफी चिकने हो गए हैं। मैं तो कह रही हूँ उस रास्ते से तुम लोग भी जाना बंद कर दो। मैं तो बूढ़ी हूँ, अगर भगवान को प्यारी भी हो गई तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम सब तो जवान हो। लेकिन माँ जी, उस जगह के अलावा तो कोई और रास्ता भी नहीं है जिससे हम पानी भर कर ला सके, और गांव तो यहाँ से काफी दूर है। अब 2 मिनट के पानी के लिए इतनी दूर, वो भी गर्मी में कौन जाएगा? लेकिन माँ जी की बात भी तो सही है, हादसा तो हम में से किसी के भी साथ हो सकता है। उस दिन मैं भी तो फिसलते फिसलते बची थी। तुम लोगों से जरूर मेरा सास बहू का रिश्ता है, लेकिन मैं हमेशा तुमको अपनी बेटियां ही मानती हूँ। मेरी मानो तो यहाँ आस पास देख लो, क्या पता कोई झरना, नदी, कुआं, तालाब कुछ तो मिल जाए। अगले दिन सभी बहुएं मटके उठाकर पहाड़ियों पर झरने, कुएं की तलाश में निकल जाती हैं। काफी देर चलने पर भी उन्हें न कोई नदी दिखती है और न कोई तालाब। चलते चलते मेरे तो पैरों ने जवाब दे दिया। अब मैं और नहीं चल सकती, यहीं कहीं बैठना होगा। लेकिन बैठेंगे कहाँ? यहाँ कोई जगह थोड़ी ना है, कितनी कड़क धूप हो रही है। अरे वो देखो, शायद कोई गुफा है। चलो उस गुफा के अंदर चलते हैं, थोड़ी देर छांव में ही बैठ लेंगे। 5 बहुएं जैसे ही अब उस गुफा के अंदर जाती हैं तो उन्हें काफी ठंडक महसूस होने लगती है। यहाँ कितनी ज्यादा ठंडक है ना, ऐसा लग रहा है कि 1-2 एसी साथ में चल रहे हो। सभी बहुएं काफी खुश होती हैं कि तभी उन्हें पानी की आवाज आने लगती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद कहीं से पानी की आवाज आ रही है ना। तुम लोगों को भी आ रही है क्या? आ तो रही है, जैसे झरने से पानी गिर रहा। यहाँ आसपास कोई झरना तो नहीं है। ये आवाज तो इस गुफा के अंदर से आ रही है। लगता है गुफा के अंदर कोई झरना है। सभी उस गुफा के अंदर आगे की ओर बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते पहाड़ी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंच जाते हैं। 5 बहुएं जैसे ही उस गुफा के दूसरे हिस्से से बाहर निकलती हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो 2 पहाड़ियों के बिल्कुल बीच में होती हैं और सामने ही एक बड़ा सा झरना बह रहा होता है और चारों तरफ हल्का हल्का धुआं होता है। इतना सुंदर नजारा देख 5 बहुएं तो कुछ देर के लिए बिल्कुल मदहोश हो जाती हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जीते जी स्वर्ग में आ गई हूँ। आज से पहले कभी इतना सुंदर नजारा नहीं देखा मैंने। यहाँ कितनी ज्यादा शांति और ठंडक है। मेरा बस चले तो मैं सारी जिंदगी भर यहीं रहूं। 2 पहाड़ियों के बीच उस सुंदर झरने का नजारा देख ही रही होती हैं कि तभी आसपास जमा हुआ धुआं हटता है और उन सब की नजर सामने वाली पहाड़ी पर जाती है, जहां बिल्कुल वैसे ही गुफा बनी थी। इस जगह तो काफी ज्यादा शांति है। मैं तो सोच रही हूँ कि हम लोग यहीं पर रह लेते हैं। उस हिस्से में माँ जी और हम में से कोई रहेगा और इसमें बाकी बचे हुए।
तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन सबसे पहले उस गुफा तक पहुंचने के लिए हमें पुल बनाना पड़ेगा और साथ ही साथ यहाँ घर भी बनाने होंगे। इसमें मेहनत तो काफी लगेगी, लेकिन जरा सोचो तो सही, अगर हमने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो हमें हमेशा हमेशा के लिए गर्मी से छुटकारा मिलेगा और ऐसी स्वर्ग जैसी जगह पर रहने का मौका भी। अब ज्यादा देरी न करते हुए जल्दी से पांचों बहुएं बाहर निकलती हैं और आसपास के पेड़ों से काफी सारी लकड़ियां इकट्ठा करके उनसे सीढ़ी बनाने लगती हैं। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी सीढ़ी काफी होगी उस गुफा तक पहुंचने के लिए। इन सीढ़ियों की मदद से हमें उस गुफा के हिस्से तक जाना होगा और फिर एक पुल बनाना होगा। मेघा और अंजलि सीढ़ी की मदद से दूसरे हिस्से तक जाती हैं और पुल बनाने की शुरुआत करती हैं, जिसमें उन्हें काफी सारी लकड़ियां और मोटी मजबूत रस्सियों की मदद पड़ती है। 3 से 4 दिन के अंदर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जाने के लिए वो पांचों एक मजबूत पुल तैयार कर लेती हैं। आजकल तुम्हें पानी लाने में कुछ ज्यादा ही समय नहीं लगता। पहले तो आधे घंटे में पानी ले आती थी, अब तो 2 से 3 घंटे लग जाते हैं तुम लोगों को आने में। घर के सारे काम निपटा लेने के बाद अब सभी बहुएं पहले तो ढेर सारी घास फूस और साथ ही लकड़ियां इकट्ठा करती हैं और अब कुछ बहुएं पहाड़ी के इस हिस्से में अपनी झोपड़ी बनाती हैं तो कुछ पहाड़ी के दूसरे हिस्से में। हम बिल्कुल झरने के करीब घर बनाते हैं। सुबह सुबह उठकर एक तो सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा, ऊपर से झरना इतना पास होगा तो हम घर के काम भी आसानी से कर लेंगे। लेकिन थोड़ा आराम से, जानती हो ना नीचे कितनी गहरी खाई है, एक बार गिरे तो वापस आना तो नामुमकिन है। झोपड़ी तैयार करने के बाद सभी बहुएं सेफ्टी के लिए उन गुफाओं के किनारे लकड़ी के बैनर बनाकर अच्छे से लगा देती हैं, जिससे उन लोगों के साथ कोई भी हादसा ना हो। और सब कुछ हो जाने के बाद आखिरकार कलावती को भी वो सब स्वर्ग सी सुंदर जगह पर ले आती हैं। तुम लोग तो मुझे जीते जी स्वर्ग ही लेकर आ गई हो। कितनी सुंदर जगह है ये, और यहाँ कितनी ज्यादा ठंडक भी है। मुझे तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। माँ जी, इतने दिनों से हम यही तो रहने की तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले अपने यहाँ पुल बनाया, फिर छोटी छोटी झोपड़ियाँ। दिल खुश कर दिया मेरा। जुगु जुगु जियो, हर जन्म में तुम ही बहू बनकर मुझे मिलो। कलावती अपनी पांचों बहुओं के साथ 2 पहाड़ियों के बीच बने उस झरने के नजारों को देखते हुए आराम से रहती हैं। अरे माँ जी, आप संदूक के अंदर से ये चादर क्यों निकाल रही हैं? यहाँ पर काफी ज्यादा ठंडक रहती है। कल रात तो मैं ठंड से ठिठुरने लगी थी, इसीलिए चादर निकाल रही हूँ। स्वर्ग जैसी सुंदर जगह पर रहकर पूरा परिवार काफी ज्यादा खुश था और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। पांचों बहुएं हर रोज की तरह अपने काम पर लगी होती हैं कि तभी वहां अचानक एक आदमी आता है, जिसे देख पांचों काफी हैरान होती हैं। आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम राजीव है। अक्सर मैं पहाड़ों पर हैकिंग के लिए चला आता हूँ। वो भी रास्ता भटक गया था और भटकते भटकते इस सुंदर सी जगह पर आ पहुंचा। क्या ये जगह आप लोगों की है? आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ, इस जगह को हमने ही ढूंढा है और हम सब यहीं रहते हैं। ये तो जगह तो काफी सुंदर है, जस्ट लाइक हेवन। क्या मैं यहाँ की कुछ फोटोज ले सकता हूँ? उस सुंदर सी जगह की काफी सारी फोटोज सिलेक्ट करता है वो और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है, जिससे कुछ दिनों में ये स्वर्ग जैसी जगह काफी ज्यादा फेमस हो जाती है और लोग इसे दूर दूर से देखने के लिए आने लगते हैं। साथ ही कुछ रिपोर्टर्स भी आते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि लोग यहाँ आएं और इस सुंदर नज़ारे को देखें, लेकिन यहाँ आकर वो पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुँचाएं। ऐसे ही कई सारी जगह हैं, लेकिन लोग जाते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुँचा देते हैं। आप सब लोगों से यही निवेदन है कि आप यहाँ आइए, घूमिए, रहिए, लेकिन इस जगह को कोई नुकसान मत पहुँचाइए। सभी लोग उन 5 बहू की बात से सहमत होते हैं और साथ ही साथ इतनी सुंदर जगह ढूंढने के लिए सरकार की तरफ से इन्हें इनाम भी मिलता है। और अब पांचों बहुएं टूरिस्ट गाइड की तरह इस सुंदर सी जगह पर काम करती हैं और काफी पैसे कमाती हैं और साथ ही इस जगह की काफी सुरक्षा भी करती हैं। प्रमिला भीषण धूप में चावल फटक रही थी, तभी उसकी 3 नंद अपने बच्चों के साथ आती है। भाभी नमस्ते, सरप्राइज। नमस्ते मामी, हम आ गए। अरे राइमा दीदी, शिवानी दीदी, सौम्या दीदी, हाँ आप सब अचानक कैसे? अरे भाभी, बच्चों की गर्मियों की 2 महीने की छुट्टी पड़ गई, सोचा कुछ दिन आपके पास रह लूं। और भैया कहाँ हैं? भैया तो काम पर गए हैं, बहुत गर्मी हो रही है। आप बैठिए ना, अंदर आइए। भाभी, इतनी गर्मी में बैठकर चावल कैसे साफ कर रही हो? वैसे इस झोपड़ी में भी गर्मी होगी, कुछ पंखा वगैरह है कि नहीं? है दीदी, फर्राटा पंखा है ना, मैं अभी चला देती हूँ। प्रमिला पंखा चलाकर अपने तीनों नंद को शिकंजी बनाकर दे देती है। तब तीनों और मांगती हैं। अरे भाभी, इतने से क्या होगा? अभी आपकी 7 नंद और आ रही हैं, उनके लिए भी खाना पीना और शरबत बनाकर रख लो, वरना फिर इधर उधर भागना पड़ेगा। क्या
बाकी दीदी अभी आ रही है? दीदी आप एक बार मुझे आने से पहले बता देते तो मैं सारे इंतजाम करके रख लेती। अरे भाभी आपको पहले ही बता देते तो फिर सरप्राइज सरप्राइज रहता। आपके चेहरे के 12 बजते हुए, मेरा मतलब आपके चेहरे की मुस्कुराहट कैसे देखते। हाँ हाँ भाभी। मामी मामी मुझे आम खाना है, आप मामा से आम मंगा दो ना। राजू बेटा, मामा शाम को आएंगे तो मैं उन्हें आम के लिए भेज दूंगी, जब तक मैं आप सबके लिए खाना बनाती हूँ। अरे भाभी बनाने ही जा रही हूँ तो आलू पूरी रायता और बच्चों के लिए कचौड़ी बना दो। ये भगवान, घर में सिर्फ आधा किलो आलू है और 10 नंद और हम दोनों और उनके बच्चे भी। इतने आलू में ना तो आलू की सब्जी बनेगी, ना आलू की कचौड़ी, ऊपर से तेल की खपत भी लगेगी। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़ी दीदी मैं कह रही थी कि आलू के पराठे बना देती हूँ रायते के साथ, अच्छा लगेगा। धूप ज्यादा पड़ रही है ना, अगर मैंने पूरी कचौड़ी बनाई तो ये कमरा और गर्म हो जाएगा, फिर आप लोगों को और गर्मी लगेगी। हाँ भाभी ऐसा ही कर दो। हाँ हाँ मामी आप आलू के पराठे बना दो। मम्मी तो आलू के पराठे बनाती ही नहीं है गर्मी की वजह से, आप बना दो। तब प्रमिला सब्जी वाली पड़ोसन से 2 किलो आलू उधार ले आती है और आलू में सीटी लगा देती है, जिसके बाद वो खाना बनाती है। वहीं बाकी के सातों नंद अपनी अपनी गाड़ी से आ रही थी कि आंधी चलने की वजह से कार में पूरी तरह धूल मिट्टी से भर जाती है और वो घर आती है। भाभी हम आ गए। बाप रे बहुत खांसी आ रही है, इतनी धूल मिट्टी उड़ी है कि पूरा मुंह हाथ पर सब मिट्टी का हो गया है। वही तो भाभी, जल्दी से हम सबके नहाने का इंतजाम कर दीजिए, तभी कुछ खा पी पाएंगे। घर से निकले थे तो साफ साफ मौसम था, जैसे ही गांव में आए तो आंधी चलने लग गई। मेरे को तो डर लग रहा था कि कहीं बारिश भी ना आ जाए। खैर बारिश से तो हम बच जाते कार में जो थे। अरे राइमा शिवानी तुम सब कैसे आए? तुम्हारे सामने आंधी नहीं चल रही थी क्या? अरे हम सबको तो आए हुए 2 घंटा हो गया है भाभी के पास। जब साफ मौसम था गर्मी लग रही थी, लेकिन चलो अच्छी बात है थोड़ी हवा तो चल रही है। गो भर हवा, सब गंदे हो गए। नमस्ते भाभी, सबको नहाना शावर तो है? नहीं दीदी, पानी बाहर हैंडपंप से बाल्टी में डालकर लेना पड़ेगा। फिर एक एक करके सारी नंद और बच्चे हैंडपंप के पानी से बाथरूम में नहा लेते हैं। इसके बाद सारे बच्चे घर में एक साथ ऊधम मचाने लगते हैं। कोई भोंपू बजाता है तो कोई कूदता है। फिर 10 की 10 नंद बैठकर भाभी के बने खाने का स्वाद लेती हैं। वैसे भाभी आपने बहुत टेस्टी आलू के पराठे और रायता बनाया, मजा आ गया। जल्दी से भैया आ जाए तो रात को हम सब साथ में खाना खाएंगे। वैसे भाभी अभी तक बाहर आंधी चल रही, कहीं तूफान तो नहीं आएगा या बारिश वारिश? वैसे दीदी यहाँ पर मौसम तो ऐसे ही बना रहता है। गांव में मॉनसून के महीने में की बारिश आने लगती है, तूफान आने लगता है, आंधी भी चलती है। और एक बार तो इतना भयंकर तूफान आया था कि बारिश और बाढ़ की वजह से आधे लोगों को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ा। बाप रे, अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो इस आंधी तूफान से बचकर पहले ही निकल जाऊंगी भाभी। हाँ सेम मैं भी। दीदी आप नहीं जाओगी? आप सबके तो बच्चे भी हैं, हम दोनों के तो अभी बच्चे भी नहीं हैं। हाँ हाँ हम भी जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे भला? वही तो, सबको अपने बच्चों की फिक्र है। अब सब लोग खाना खाकर फर्राटे पंखे में सो जाते हैं। आंधी थम जाती है, फिर से तेज धूप के साथ गर्मी बढ़ जाती है। लेकिन शाम होते ही केतन घर आ जाता है और अपने छोटे से घर को 10 बहन और उसके बच्चों के साथ देख खुश होकर थोड़ा सा मुरझा जाता है और बच्चे मामा से लिपट जाते हैं। तब उन्हें दुकान से चीज दिलाकर भी ले आता है। और बताओ आप सब कैसे हो? अपने अपने घर में खुश तो हो ना? अरे भाई हम अमीर घर में ब्याह करके गए हैं, खुश तो रहेंगे ही। वहाँ पर एसी, नौकर, पैसा, गाड़ी सब है। हाँ भाई अब आ गए तो कुछ अच्छा खाना बनवा दो। सुबह तो भाभी ने आलू के पराठे और रायते से काम चलवाया। हाँ हाँ क्यों नहीं। प्रमिला मैं क्या कह रहा था कि मेरे पास पिछले महीने के 500 रुपए बचे हुए हैं। सोचा था किसी काम में आएंगे। अब ये घर आ गए हैं तो तुम ऐसा करो, जो राशन लाना है ले आओ और पनीर जरूर ले आना। पनीर की सब्जी और चावल बन जाएंगे। बाकी 100-200 तो मैंने अभी खर्च कर दिए बच्चों को चीज दिलाने में। जी मुझको तो ये समझ नहीं आ रहा, हमारा पहले ही दिन ये हाल है, आगे का 1 महीना कैसे बीतेगा? राशन पैसे कुछ नहीं है। मुझे पता है, इसलिए मैं पहले ही राशन वाले भैया को कह चुका हूँ कि 1 महीने का हम उधार लेंगे, मैं पैसे बाद में दे दूंगा। ला दुकान से सामान ले आती है और मटर पनीर चावल पूरी बनाकर खिला देती है, जिसमें भी 1-2 नंद को छोड़कर सारी नंद कमी निकाल देती है। अब ढेर सारे बर्तन हो जाने पर 2 अच्छी नंद आरोही और मानवी कहती हैं, भाभी बहुत सारे बर्तन हो गए, हम आपकी मदद करवा देते, काम जल्दी हो जाएगा। हाँ भाभी। अरे दीदी रहने दीजिए, थोड़ी देर में सारा काम हो जाएगा। भाभी आप हमें पराया समझती हो? चलो मैं बर्तन ही अंदर रख कर आ जाती हूँ। सारे बर्तन धुल जाने के बाद आरोही घर में बर्तन लगाती है। फिर प्रमिला रात में नंद और बच्चों के कपड़े धोने लगती है। ऐसे ही अगले दिन भी सबके सब खाने पीने की डिमांड करते हैं।
कभी नाश्ते में चाय समोसे तो कभी दोपहर के खाने के बाद मैंगो शेक पीते हैं। अरे भाभी ये कैसा मैंगो शेक है, एक तो इतना ठंडा भी नहीं है, ना इसमें बर्फ है, ना आइसक्रीम, ना टूटी फ्रूटी। हमारे शहर में इतना अच्छा मैंगो शेक मिलता है और आप हमें ये क्या बना कर दे रही हैं? हाँ भाभी आइसक्रीम डाल कर दो ना, वैसे इतनी गर्मी लग रही है। तब नंद की बात सुनकर प्रमिला धूप में आइसक्रीम लेकर आती है और सबके गिलास में थोड़ा थोड़ा आइसक्रीम डाल देती है। वो खुद खाने ही वाली होती है कि एक नंद वो भी उससे ले लेती है। तब अरे रायमा, सौम्या दीदी, जरा सी तो आइसक्रीम बची थी, वो भी भाभी को खाने को देती। भाभी हमारा कितना सारा काम करती है, उन्होंने खाना भी कम खाया था। अरे तो क्या हो गया, हमारे लिए भाभी इतना सैक्रिफाइस नहीं कर सकती? दीदी बात खाने की नहीं है, बात है साथ में खाने की। ऐसे धीरे धीरे गर्मी के साथ मानसून का मौसम आने लगता है। कभी आंधी चलती है तो कभी तूफान, तो कभी बारिश आ जाती है। एक दिन प्रमिला बहुत ज्यादा थक गई थी और वो खाना बना रही थी। तभी अचानक से आंधी आने पर प्रमिला परेशान होती है। वो एक एक नंद को घर का दरवाजा खिड़की बंद करने को कहती है, लेकिन कोई नहीं सुनती, जिससे पूरे घर में धूल मिट्टी भर जाती है और फिर प्रमिला को अकेले सफाई करनी पड़ती है। अरे दीदी आपने सुना क्यों नहीं? मैंने आपको कहा था खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए, लेकिन आपने सुना नहीं, सारा खाना बर्बाद हो गया। अब मुझे फिर से कुछ और बनाना पड़ेगा। भाभी दोबारा खाना बना रही हो ना, बारिश शुरू हो गई, ऐसा करो चाय पकौड़े बना लो, छुट्टी। अरे भाभी बच्चों को आलू के पकौड़े बहुत पसंद है, लंबे फ्राइज जैसे बनाना। और भाभी हम प्याज पनीर के पकौड़े खाएंगे। बेचारी प्रमिला अपनी नंद की हरकत और अकेले काम करके दोनों से परेशान थी। ऊपर से घर में खाने की बर्बादी हुई अलग। इसके बाद प्रमिला दोबारा से धूल मिट्टी पूरे घर की सफाई करने के बाद अच्छे से दरवाजा बंद करके अलग अलग फरमाइश के पकौड़े बनाती है, जिसे खाकर सारी नंद बारिश का मजा लेती है। एक महीना बीत जाता है। बेचारे भैया भाभी कंगाल हो जाते हैं, लेकिन सारी नंद की फरमाइश को पूरा करते हैं। और जो दो अच्छी नंद होती हैं वो भाभी के साथ हाथ बटाती हैं काम में। और बार बार गांव का खराब मौसम देखकर मानवी और आरोही अपने ससुराल चली जाती हैं, लेकिन बाकी की नंदें कमी निकालने में टस से मस नहीं होती। एक दिन भाभी वो दोनों तो चली गई, हम भी चले जाएंगे, पर हमारे सबका मनपसंद खाना बना दो। ठीक है दीदी, मैं सबके पसंद का खाना बना दूंगी। प्रमिला पर पैसे नहीं होते तो वो अपनी माँ की आखिरी निशानी पायल को बेचकर नंदों के लिए शाही पनीर, मटर पनीर, अनेक तरह की अच्छी अच्छी सब्जी, पूरी, चावल, नान इत्यादि बनाती है और उसमें भी कमी निकालती है। तब गुस्से से केतन, अरे बस करो, तुम्हें अपनी भाभी की तनिक भी फिक्र है? उस बेचारी ने कैसे तुम सबके लिए 10-12 तरह का पकवान बनाया। सोच भी सकती हो कितने पैसे लगे होंगे। तुम अमीर हो लेकिन हम तो नहीं है ना। तुम सबको खुश करने के लिए उसने अपनी माँ की आखिरी निशानी पायल को भी बेच दिया, पर तुम्हारा खाने में से कमी निकालना कम ही नहीं हो रहा है। मैं तो यूं ही खुश हो गया था कि मेरी बहन मेरे पास रहने आई है, पर तुम लोग तो न मुझे समझते हो न अपनी भाभी को। बताओ उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। धूप में दौड़कर आइसक्रीम लाई, मैंगो शेक के लिए, आलू के पराठे खाने थे तो पड़ोसी से आलू मांगे, लेकिन तुम सबको बस यही कहना है, भाभी मटर पनीर में नमक नहीं है, इसमें पनीर में छोले हैं, चावल गीले हैं। बस कीजिए भैया, अब हमें खुद पर बहुत शर्म आ रही है। हमारी गलती है, हमने बड़े होकर भी भाभी को नहीं समझा। हाँ भाभी हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपकी माँ की आखिरी निशानी आपसे दूर हो गई। अब हम ही उसको ला कर देंगे। तब एक एक करके सारी नंद 10,000 रुपए इकट्ठा करके अपनी भाभी की पाजेब को वापस ले आती है और उन्हें सौंप देती है। भाभी हमारी वजह से आपको जो प्रॉब्लम हुई उसके लिए दिल से सॉरी। अब हम चलते हैं। वैसे आपने बहुत अच्छे से हम सबका ख्याल रखा और आगे आप कुछ नहीं कहेंगी, हमें जाने दीजिए। गले लगने के बाद सारी नंद अपने बच्चों के साथ अपने घर लौट जाती हैं और भैया भाभी भी अपनी दुनिया में खुश रहने लगते हैं।